आज की एक बड़ी खबर बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की करीब 1.5 साल पहले कॉर्डेलिया क्रूज नाम की एक शिप में गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। सुर्खियों में रही उस गिरफ्तारी के पीछे की साजिश अब सामने आ गई। आर्यन खान को 2 अक्टूबर 2021 की रात को ड्रग्स रखने और ड्रग डीलरों से संपर्क के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की मुंबई इकाई ने कॉर्डेलिया क्रूज से गिरफ्तार किया। उस समय एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर थे समीर वानखेड़े, जो इस गिरफ्तारी के कारण विवादों में रहे और अब उनकी मिलीभगत सामने आ गई। एनसीबी की विजिलेंस ने आर्यन खान की गिरफ्तारी के पीछे समीर वानखेड़े की संदिग्ध भूमिका को सामने लाकर के रख दिया है। ये जो विजिलेंस रिपोर्ट है, इसके मुताबिक आर्यन खान की गिरफ्तारी के पीछे उनके पिता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की साजिश थी, एक्सटॉर्शन। और इसके लिए कई संदिग्धों को जानबूझकर छोड़ दिया गया। इस मामले में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई के दौरान ही उनकी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े होने शुरू हुए और समीर वानखेड़े की भूमिका की जांच एनसीबी की विजिलेंस टीम को सौंप दी गई। 25 अक्टूबर 2021 को यह जांच शुरू हुई। इस जांच रिपोर्ट में एनसीबी ने मुंबई जोन के तत्कालीन डायरेक्टर समीर वानखेड़े यानी कि अपने खुद के डायरेक्टर, सुपरिंटेंडेंट विश्व विजय सिंह और इंटेलिजेंस ऑफिसर आशीष रंजन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। विजिलेंस जांच में पाया गया कि संदिग्धों की लिस्ट में शुरुआत में 27 नाम थे, लेकिन एनसीबी की जांच टीम ने उन्हें घटाकर 10 कर दिया। कई संदिग्धों को बिना किसी कागजी कार्रवाई के ही जाने दिया गया। अरबाज नाम के एक शख्स के जूतों में नशीला पदार्थ मिला, लेकिन उससे जुड़े दस्तावेज नहीं बनाए गए। अरबाज को चरस सप्लाई करने वाले सिद्धार्थ शाह को भी जाने दिया गया। जांच में यह भी पता चला कि संदिग्धों को स्वतंत्र गवाह केवी गोसावी की गाड़ी में लाया गया। रेड के दौरान केवी गोसावी को एनसीबी अधिकारी की तरह दिखाया गया, यानी कि आप सोचिए इतनी अनियमितता है। समीर वानखेड़े के कहने पर केवी गोसावी ने आर्यन खान को ये जो दफ्तर है, अफसर बनकर यहां से वहां पर खींचा, उन्हें धमकाया, उनके साथ सेल्फी ली। केवी गोसावी और उसकी सहयोगी सविले डिसूजा ने आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश रची। आर्यन खान को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और आखिरकार 18 करोड़ में यह डील हुई, यानी कि सीधे सीधे फिरौती का मामला, सीधे सीधे ये इस तरीके का मामला है कि एक्सटॉर्शन किया गया है। केवी गोसावी ने टोकन मनी के तौर पर 50 लाख रुपए लिया, हालांकि बाद में इसमें से कुछ हिस्सा वापस कर दिया। विजिलेंस रिपोर्ट में सामने आई ये बातें बहुत गंभीर है। ये रिपोर्ट विजिलेंस विभाग ने 11 मई को सीबीआई को सौंपी, जिसके आधार पर समीर वानखेड़े के खिलाफ ये एफआईआर दायर की गई है। जांच में समीर वानखेड़े से उनके खर्च का ब्यौरा पूछा गया, तो वो अपनी विदेश यात्राओं के खर्च का सोर्स ठीक से बता नहीं पाए। यह भी पता चला कि समीर वानखेड़े महंगी गाड़ियों की खरीद फरोख्त के एक प्राइवेट शख्स के साथ शामिल थे, यानी कि गाड़ियों का जो लेन देन होता है उसमें किसी के साथ शामिल थे, और इस बारे में उन्होंने अपने विभाग को जानकारी नहीं दी। विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक समीर वानखेड़े, सुपरिंटेंडेंट विश्व विजय सिंह और इंटेलिजेंस ऑफिसर आशीष रंजन, इन सब लोगों ने अपने कर्तव्य को भूलकर आरोपियों से फायदा उठाने की कोशिश की। इस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ केस तो दर्ज किया, लेकिन उनके 29 ठिकानों पर छापेमारी भी की। विजिलेंस रिपोर्ट से साफ है कि समीर वानखेड़े ने अपने पद का भारी दुरुपयोग किया है और एनसीबी में रहते हुए वो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। समीर वानखेड़े एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर रहे, जो देश की व्यापारिक राजधानी होने के अलावा एक तटीय इलाका होने के कारण भी काफी संवेदनशील है। समीर वानखेड़े के दौर में कई और हाई प्रोफाइल मामले सामने आए
और अब उन सभी मामलों में नए सिरे से सवाल खड़े होने लाजमी है, क्योंकि जब एक में हुआ है तो इसी तरीके की सिमिलर गिरफ्तारियां जो हुई या जांच हुई उसमें भी सवाल उठाए जाएंगे। इस पर बात करने से पहले आर्यन खान की गिरफ्तारी और उस पर हुई सुनवाई की विस्तार से जानकारी आपको दे देते हैं। तो एक बार फिर से इस मामले के पास चलें। 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप कॉर्डिलिया पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापा मारा, जिसमें सिर्फ 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफिड्रोन, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए यानी कि एक्सटेसी की 22 गोलियां बरामद की गई। इस दौरान शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अगले ही दिन 3 अक्टूबर को आर्यन खान को उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उनके टेस्ट हुए। सभी आरोपियों को 1 दिन की एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया गया। फिर 4 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मजिस्ट्रेट के सामने दावा किया कि आर्यन खान के फोन से ऐसे टेक्स्ट मैसेज मिले हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के संकेत मिलते हैं। अब आप सोचिए, आज ये सब पता चल रहा है कि ये फर्जी था, एक्सटॉर्शन की कोशिश थी और उस समय इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जोड़ दिया गया। कोर्ट ने एनसीबी को आरोपी को 3 दिन की अपनी रिमांड में रखने की इजाजत दे दी। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने एनसीबी को आर्यन खान की आगे हिरासत नहीं दी और कहा कि जिस आधार पर हिरासत मांगी गई है वो स्पष्ट नहीं है। हिरासत में रखने से आरोपी के बुनियादी अधिकारों का हनन होगा। इसके बाद आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 8 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन की जमानत याचिका खारिज कर दी। 9 अक्टूबर को आर्यन ने इस दलील के आधार पर जमानत मांगी कि उसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। कई दिन की जिरह के बाद 20 अक्टूबर को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। 18 पेज के ऑर्डर में कहा कि आर्यन खान के खिलाफ सबूत हैं जिससे आर्यन खान के ड्रग्स सप्लायरों के साथ संपर्क दिखते हैं। 21 अक्टूबर को आर्यन खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दी, जिसमें दलील दी गई कि एनसीबी ने उनकी व्हाट्सएप चैट की गलत व्याख्या की। 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई, जिसमें आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी, सतीश माने शिंदे और अमित देसाई ने दलील रखी कि एनसीबी द्वारा गिरफ्तारी की गैर कानूनी व्यवस्था की गई है और यह गैर कानूनी है। एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने यह दलील दी कि आर्यन खान से ड्रग्स जब्त हुई, वो ड्रग्स तस्करों के संपर्क में थे और उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही। और 28 अक्टूबर को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत आखिरकार दे दी। इसके बाद 26 दिन हिरासत में रहने के बाद आर्यन खान और उनके दोनों दोस्तों को शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। आर्यन खान मामले में समीर वानखेड़े की भूमिका पर जब सवाल खड़े होने शुरू हुए तो उनका तबादला चेन्नई के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टैक्स पेयर सर्विसेज यानी कि DGTS में एडिशनल कमिश्नर के तौर पर कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया हूं। अब विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर वानखेड़े के खिलाफ FIR दायर कर ली गई। इस सब के मद्देनजर यह जानना बहुत जरूरी है कि समीर वानखेड़े दरअसल कौन और उन्हें कहां काम किया है, क्या है उनका बैकग्राउंड। समीर वानखेड़े 2008 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अफसर हैं। मुंबई में एनसीबी का जोनल डायरेक्टर बनने से पहले वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI, एक एजेंसी जो आतंकवादी मामलों में जांच करती है और दूसरी जो कि फ्रॉड वगैरह जो होता है रेवेन्यू उस डिपार्टमेंट। ऐसे अहम और संवेदनशील विभागों में एक ऐसा आदमी काम कर चुका है जो कि जिसके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया है एनसी, उसकी खुद की ही कंपनी ने, एनसीबी ने, कि आप तो फर्जीवाड़ा कर रहे थे और आप एक्सटॉर्शन तो नहीं चला रहे थे, पैसा लेन देन तो नहीं हो रहा था। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कस्टम अधिकारी रहने के दौरान 2016 में अभिनेता शाहरुख खान पर ज्यादा बैगेज रखने के कारण वो 1.5 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी का फाइन लगा चुके थे। वो फिल्म और संगीत जगत से जुड़ी हस्तियों जैसे कि अनुराग कश्यप, विवेक ओबरॉय, राम गोपाल वर्मा और मीका सिंह पर कार्रवाई करने के कारण भी
सुर्खियों में रहे हैं, तो ये पहली बार उन्होंने सितारों पर कार्रवाई नहीं की है, पहले भी करते रहे। डीआरआई में तैनाती के दौरान ड्रग्स जब्त करने से जुड़े कई मामलों में उनकी भूमिका रही और उन पर कार्रवाई होना निश्चित है। सितंबर 2020 में जब वानखेड़े मुंबई के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त हुए, तब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर लगे आरोपों की जांच में एनसीबी भी उतर आई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में ड्रग्स का एंगल भी सामने आया। इस सिलसिले में फिल्म जगत की कई हस्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसमें अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह ये सब शामिल थे। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के मामले में एक आरोपी क्षितिज प्रसाद ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि वानखेड़े ने उन पर दबाव बनाया कि अगर वो बचना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस के जो बॉस हैं करण जौहर, अभिनेता रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल, डीनो मोहरिया, उनको केस में फंसा आरोप था। तब वानखेड़े ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया कि मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। हालांकि ड्रग्स तस्करी के मामलों पर नजर रखने वाले कई जानकार मानते हैं कि ड्रग्स तस्करों के बीच वानखेड़े का इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क काफी मजबूत रहा है। उन्होंने मुंबई और गोवा में नारकोटिक्स के नेटवर्क का पर्दाफाश करने में काफी अच्छा काम किया, ऐसा बताया जाता है। वानखेड़े के दौर में बड़े बड़े ड्रग सप्लायर्स जैसे कि चिंकू पठान, फारूक बटाटा और दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर के नेटवर्क पर कार्रवाई और गिरफ्तारियां भी हुई। ड्रग्स के कई अंतर्राष्ट्रीय गैंग्स का वानखेड़े के दौर में पर्दाफाश हुआ। अगस्त 2021 में वानखेड़े को एनसीबी की अपनी टीम के साथ गृह मंत्री का मॉडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन भी मिला। एक तरफ मॉडल ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, दूसरी ओर एक्सटॉर्शन का आरोप। लेकिन उन पर सवाल तब ज्यादा उठे जब उनके दौर में ड्रग्स की छोटी छोटी जब्ती के मामलों में कई हाई प्रोफाइल लोग और आरोपी बनाए जाने लगे। वानखेड़े की नीयत पर सवाल उठाए गए। ऐसे ही एक केस में कॉमेडियन भारती सिंह को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन वानखेड़े ने कहा कि ड्रग्स से जुड़ा केस छोटा हो या बड़ा, वो एनसीबी की कार्रवाई के दायरे में आता है ताकि ड्रग्स के धंधे को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। हालांकि इस मुद्दे पर हमने 2022 में एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान से बात की थी। मई 2022 में उन्होंने वानखेड़े से चार्ज ले लिया था। वो ओवरऑल हेड है, वानखेड़े तो जोनल डायरेक्टर थे, एसएन प्रधान ओवरऑल हेड थे। और उनसे जब हमने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो प्रधान जी ने ये कहा कि एनसीबी की भूमिका बहुत बड़ी है। क्या उन्होंने बताया और एनसीबी वानखेड़े के राज में क्या कर रही थी, इसका भेद आपको जानना जरूरी है। सुनिए एसएन प्रधान की बोली। ये गुंजाइश पूरी रहनी चाहिए कि चाहे पुड़िया से शुरू हो लेकिन वो नेटवर्क और बड़े बड़े सिंडिकेट्स तक जाता हो। अगर ऐसा नहीं है तो उसको तत्क्षणात आप लोकल पुलिस को ही वापस कर दें और वो उनका काम है, वो लोग देख लेंगे। छोटे से बड़े केस पूरा दायरा लोकल पुलिस का है। वैसे भी 97 से 98% जो सीजर होते हैं पूरे देश में नारकोटिक्स के, वो स्टेट पुलिस करती है। बाकी 2 से 3% एनसीबी, डीआरआई, कस्टम्स इत्यादि करते हैं। तो स्पष्ट है कि हमारा काम कोऑर्डिनेशन का है। लॉ एंड ऑर्डर और नारकोटिक्स जो है स्टेट पुलिस का दायरा है, वो कर रहा है। उसको कैसी सुविधा दी जाए और उसको कैसे सहूलियत दिया जाए, उसको कैसे एक्सपर्टीज दी जाए, और उसके ऊपर पैन इंडिया नेशनल इम्प्लीकेशन के, इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन के अगर कोई कांड है तो उसको हम लोग टेकअप करें, ताकि एक मिसाल साबित करें कि भाई इस देश को ड्रग के मेनेज से, नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से, ऑर्गेनाइज क्राइम के एंगल से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। वो हमारा काम है एज अ फेडरल एजेंसी, ना कि छोट भैया केसेस के पीछे भागना। तो आपने सुना एसएन प्रधान क्या कह रहे हैं। छोटे छोटे 1 ग्राम 2 ग्राम पर संग्राम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर क्या रहे थे समीर वानखेड़े? बिल्कुल यही। और क्या अब उन्हीं की एजेंसी ने यह पाया है कि वो शायद पैसा वसूलने की नीयत से यह सब कर रहे थे, और ऐसा जब वो कर रहे थे तो क्या अब बाकी सारे केस इस शक के दायरे में नहीं आते हैं? क्या ये सारे केसेस शक के दायरे में नहीं आते हैं कि आप प्रयास कर रहे होंगे कि किसी तरीके से वसूली कर लें? बॉलीवुड के लोग हैं, बड़े लोग हैं, अपनी इमेज को लेकर के कॉन्शियस हैं,
निकाल ले जाएं इनसे पैसे। आर्यन खान की गिरफ्तारी के केस में समीर वानखेड़े की भूमिका ने उनके पुराने सारे काम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। सोचिए, एक ग्लोरियस पास्ट रहा है, इतनी सारी उनकी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन फिर ये एक मुद्दा, ये एक इस तरीके का आरोप, और उन्हीं की अपनी एजेंसी जो ये आरोप लगा रही है अपनी जांच के बाद, वो आपका सारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर देती। इन सवालों पर हमने दो खास जानकारों से बात की। पहले हमारे साथ हैं मुंबई के पूर्व कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और बाद में महाराष्ट्र के डीजीपी बने पीएस पसरीचा। पसरीचा जी, आर्यन खान की गिरफ्तारी के पीछे का सच सामने आ गया है। समीर वानखेड़े की जो भूमिका सामने आई है, क्या उससे बाकी जो केस हैं, उन्होंने जो डील किए हैं, उससे उस पर सवाल नहीं खड़े हो जाते? वो तो हमेशा जांच होती है जब सीबीआई या कोई भी पुलिस एजेंसी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो जब उसके अंदर से चाहे वो पर्टिकुलर केस से निकलता है, लेकिन अगर दूसरी चीजें निकलती हैं तो वो दूसरे केस भी होते रहते हैं। कई बार तो हमने बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक एक्यूज को इंटेरोगेट करते करते हमने 12, 14, 15 केस और एफआईआर रजिस्टर कर दी है। जब हमें इंफॉर्मेशन मिली, देन हमने उनको दूसरे जगहों को पास कर दी, उन्होंने वेरीफाई किया, उन्होंने अपने रिकॉर्ड टटोले, उन्होंने कुछ फील्ड पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करी, तो कई केस रजिस्टर हो गए थे। ऐसा बड़ी बार हुआ है और होता रहता है। मैंने एडवोकेट विकास सिंह से भी बात की, उनसे पूछा कि आर्यन खान की, बहुत बहुत धन्यवाद पसरीचा जी, आर्यन खान की गिरफ्तारी के पीछे का सच सामने जो आया है, उस पर वो समीर वानखेड़े की भूमिका या एनसीबी की भूमिका के बारे में क्या देखते हैं? आपको याद होगा, ये वही विकास सिंह है जो कि पहले सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में ये बात करते थे सुशांत सिंह राजपूत के परिवारजनों के हक की, उस पूरे मामले में ड्रग्स वाला मामला भी सामने आ रहा था। तो आइए उनसे जानते हैं, विकास जी, आप इसमें एनसीबी की जांच की भूमिका किस तरीके से देखते हैं, और जो पिछले मामले हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहां पर की माल नहीं पकड़ाया गया या जहां पर की झूठा केस बनाया गया, उस सबको तो खोलना ही पड़ेगा, उनकी तो भूमिका देखी जाएगी। लेकिन जहां एक्चुअल पोजीशन मिल जाता है या जहां पर ऐसा एलिगेशन नहीं है कि प्लांट किया गया, कई बार क्या आता है, यही एनसीबी वाले प्लांट भी कर देते हैं। तो अगर वो प्लांटिंग का एलिगेशन भी नहीं है, अगर मान लीजिए अगर एक्यूज ये एलिगेशन भी नहीं डाल रहा है कि प्लांट किया गया है, वो केसेस तो चलेंगे अपने नॉर्मल। लेकिन जहां प्लांटिंग का एलिगेशन हो या जहां कोई भी ड्रग्स नहीं पकड़ाया है और ये इन्वॉल्व है समीर वानखेड़े, तो बिल्कुल उसकी फिर से वो होनी चाहिए, पूरी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि ये जो कानून है ड्रग वाला, एनसीबी नार्कोटिक्स का, ये सारा कानून जो है पोजीशन बेस्ड है। इनफैक्ट जितना पोजीशन है उस हिसाब से सजा है। स्मॉल क्वांटिटी की सजा 1 साल, मीडियम क्वांटिटी की 10 साल, लार्ज क्वांटिटी की 20 साल। तो जब पोजीशन ही नहीं है तो फिर सजा भी नहीं है, और सजा भी नहीं है तो अरेस्ट भी नहीं होना। इसलिए इसमें तो अरेस्ट ही बिल्कुल गलत किया था, बिल्कुल बेबुनियाद था, और फैमिली को फंसा करके रखा कि हम छोड़ देंगे करके उन लोगों ने हाईकोर्ट नहीं मूव किया। इसलिए ये तो बहुत ही घोर अन्याय हुआ इस मामले में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जिक्र हमने इतनी बार किया है, तो यह बताना भी जरूरी है कि यह विभाग करता क्या है। आपको यह भी जानना जरूरी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देश में ड्रग्स यानी कि नशीली दवाओं से जुड़े कानून पर अमल और कार्रवाई करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी। देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं का धंधा बहुत बड़ा है और यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा तक से जुड़ा हुआ है। ऐसे में एनसीबी की भूमिका और भी अहम हो जाती है। ड्रग्स के बड़े बड़े रैकेट्स का पर्दाफाश और उन्हें जड़ से उखाड़ने में एनसीबी की बड़ी भूमिका है। इसी सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसके तहत अब तक 40,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद हो चुकी है। इनमें सबसे बड़ी 12,000 करोड़ रुपए कीमत की है जो पकड़ी है। यह ड्रग्स हाल ही में कोच्चि के पास पकड़ी गई। एनसीबी के मुताबिक नशीले पदार्थों की जितनी भी बड़ी खेप आ रही है, उनके पीछे पाकिस्तान का ड्रग्स माफिया हाजी सलीम है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को ड्रग्स तस्करी का पैसा मुहैया कराता है।
नशीले पदार्थ मेथाम्फेटामाइन की इतनी बड़ी खेप देश में पहले कभी नहीं पकड़ी गई। इस खेप को एनसीबी और भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत जब्त किया। करीब 2500 किलो इस ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है और ये पहला मौका है जब मदरशिप यानी पानी के बड़े जहाज में ड्रग्स पकड़ी गई है। इस मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। करीब 40 दिन से हमारी टीमें सी के अंदर थी और फिर हमें सफलता मिली और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने मदरशिप को पकड़ा है। और मदरशिप बिकॉज़ ये मदरशिप जो है वो बहुत बड़ा लोड लेकर ड्रग का लोड लेकर चलती है। तो करीब 2 टन 3 टन 4 टन ड्रग निकलता है। तो इसमें इसलिए हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है और 2.5 टन के करीब हमने ड्रग सीज की। ऑपरेशन समुद्रगुप्त जनवरी 2022 में शुरू किया गया था। इसके तहत हिंद महासागर से आने वाली छोटी नौकाओं और मदरशिप की निगरानी शुरू हुई। ऑपरेशन समुद्रगुप्त में अब तक लगभग 3200 किलो मेथाम्फेटामाइन, 500 किलो हेरोइन और 529 किलो हशीश जब्त की गई है। इसकी कुल कीमत 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये ड्रग्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से सटे हुए कुछ खास इलाकों से आती है जिसे डेथ क्रिसेंट कहा जाता है। एनसीबी के इनपुट पर श्रीलंका और मालदीव्स में भी इस ड्रग्स की बड़ी खेपें पकड़ी जा चुकी हैं। एनसीबी के मुताबिक पूरे देश में नशीले पदार्थों की जितनी भी खेप पकड़ी जा रही हैं, उनके पीछे है पाकिस्तान के कराची में बैठा सबसे बड़ा ड्रग्स तस्कर हाजी सलीम। सूत्रों के मुताबिक हाजी दाऊद का करीबी है और ड्रग्स तस्करी का पैसा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को पहुंचाता है। वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करता है और कड़ी सुरक्षा में रहता है। हमने एक्यूज पकड़ा है। उनके स्टेटमेंट में उनका ये कहना है कि ये माल हाजी सलीम की तरफ से आया है। हाजी सलीम का सर क्या कौन है सर? ये क्या आईएसआई के लिए काम करता है या? हाजी सलीम मैंने जैसा बताया कि वो सबसे बड़ा सिंडिकेट रनर है और क्राइम प्रोसीड्स का कुछ पैसा इन लोगों का आईएसआई को फंड करने में इस्तेमाल होता है। हाजी सलीम के ड्रग्स के पैकेट पर कोड वर्ड लिखे होते हैं जिनमें 777, 999, 555 और उड़ते घोड़े का साइन है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो हाजी सलीम पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम और आईएसआई के बीच की कड़ी है। वो नशे का सबसे बड़ा सौदागर है। अब जो पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया है उससे पूछताछ के बाद हाजी सलीम और उसके सिंडिकेट के बारे में जानकारी ली जा रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो आप ये समझ लीजिए कि एनसीबी का काम ये था। एनसीबी का काम है बड़े बड़े रैकेट्स का भंडाफोड़ करना, कई हजार टन ड्रग्स को पकड़ना, सिंडिकेट को तोड़ना। एनसीबी का काम यह नहीं था कि आप 1 ग्राम 2 ग्राम के पीछे भागें, आप सिनेमा जगत के सितारों को पकड़ें और उसके बाद अब जैसे कि जानकारी सामने आ रही है आप उनसे वसूली करें। क्या यही काम रह गया है एनसीबी का? और दूसरा बड़ा प्रश्न, आर्यन खान वाले केस में तो अब हमें यह पता चल गया, ये अपनी ही जांच में एनसीबी ने बता दिया है कि यह पैसा वसूलने का तरीका था। बाकी मामलों की जांच होगी या नहीं, या होनी नहीं चाहिए, यह एक बड़ा सवाल। और आइए अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की कमान कौन संभालेगा? कांग्रेस इसी सवाल को लेकर पसोपेश में है। कर्नाटक के सभी 135 कांग्रेस विधायकों की राय जानकर कांग्रेस के तीनों पर्यवेक्षक सुशील कुमार शिंदे, जितेंद्र सिंह और दीपक बावरिया दिल्ली आ चुके हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं। कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठकर नए मुख्यमंत्री के नाम पर माथापच्ची कर रहे हैं, क्योंकि विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दिया है कि अब जो हाईकमान तय करेगा वो हमें मंजूर होगा। कर्नाटक के विधायकों ने
एक लाइन का ये जो प्रस्ताव पास किया है, इससे दोनों मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों की उम्मीद बढ़ गई है। अब फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना है, उनको अधिकृत कर दिया गया है। खड़गे क्या फैसला लेंगे? वो फैसला खुद लेंगे या जैसे कि वो पहले ही पता है हम लोगों को सबको, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबसे बात होगी। वैसे इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे की व्यक्तिगत राय भी काफी अहम रहेगी, क्योंकि कर्नाटक उनका गृह राज्य है। राज्य कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दो ही दावेदार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार। दोनों के समर्थक बेंगलुरु से लेकर के दिल्ली तक अपने अपने नेताओं के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग का जोर बना रहे हैं और सक्रिय भी हैं। एक तरफ तजुर्बा है, दूसरी तरफ लड़ने का जज्बा है। एक तरफ जनता दल से आए हुए कांग्रेस में सिद्धरमैया हैं, तो वहीं डीके शिव कुमार हैं जो कि पैदाइशी कांग्रेसी हैं। एक तरफ सिद्धरमैया का प्रशासन पर पकड़ है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार हैं जिनकी संगठन की पकड़ और जुझारूपन के लिए वो जाने जाते हैं। सिद्धरमैया अपनी दावेदारी के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। डीके शिव कुमार को भी दिल्ली आना था, लेकिन फिर खबर आई कि वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए डीके शिव कुमार ने यह कहा कि उनके पेट में तकलीफ है। उनसे जब बगावत से जुड़ा हुआ सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो मेरे चरित्र में नहीं है। There's been a secret ballot and Mr. Siddaramaiah says that he's got the majority. How do you respond to that? I wish him all the best. Good luck. I don't know what the secrecy is. I don't know. Am I sitting at Bangalore doing my regular home birthday responsibilities, meeting people. I have been called to Delhi, but some small offers what I had to see. We should have a basic courtesy that who has helped us. Gratitude in life. I believe who has helped them, who had helped me to get this number, the courage, the strength. All I have got some Almighty. I had to go today, offer my prayers, and I'll come back. He has guided me some more responsibility, so I have to first finish that job, then I'll proceed. और आइए अब बात करते हैं, एक तरफ कश्मीर फाइल्स आई, उसके बाद फिर केरला स्टोरी आई। हम आपको अब बता रहे हैं मध्य प्रदेश स्टोरी, मध्य प्रदेश फाइल्स। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के करीब बैरसिया के रहने वाले सौरभ वापस लौटे, लेकिन सलीम बन गए। उनके पिता का आरोप है कि मध्य प्रदेश एटीएस ने डॉक्टर कमाल नाम के जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, उसके संपर्क में आकर ही सौरभ ने इस्लाम कबूल किया। परिवार का कहना है कि बेटा कट्टर मुस्लिम बन रहा था और मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नायक की तकरीरें सुनता था। मुस्लिम कट्टरपंथी साहित्य पढ़ने लगा था। 2010 में सीरिया जाना चाहता था। 2014 में जब पिता और बेटे का टकराव होने लगा तो पिता ने बेटे और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन हिजबुत तहरीर यानी कि HUT से जुड़े कई लोगों ने धर्म परिवर्तन का ये एक प्रक्रिया शुरू की है और इस्लाम कबूल कर लिया है। इस संगठन को पहले तहरीके खिलाफत के नाम से जाना जाता था। इसका नेटवर्क 50 देशों में फैला है। 16 से अधिक देश उस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। उसका मकसद देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बजाय इस्लामिक शरिया कानून लागू करना है। इससे जुड़े सदस्यों पर देश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश एटीएस ने की है। एटीएस ने भोपाल से 10, छिंदवाड़ा से 1 और हैदराबाद से उसके 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट।
एटीएस को निर्देश भी दिए कि ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हिजबुत तहरीर से जुड़े आरोपी हैं। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है इसमें कई आरोपियों ने धर्म परिवर्तन किया है, कई आरोपियों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है। ये ब्रेन वॉश करने वाले जो लोग हैं ये साधारण लोग नहीं है। एक प्रोफेसर है, एक जिम का ट्रेनर है, एक कोचिंग चलाता है, एक सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर का टेक्नीशियन है। इस तरह के लोग ये लव जिहाद जैसे काम में लगे हुए थे। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी इनका षड्यंत्र चलने नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही एक आरोपी सलीम के घर एनडीटीवी की टीम भोपाल के बैरसिया इलाके में पहुंची। बूढ़े माँ बाप परेशान हैं। पिता डॉक्टर अशोक जैन आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, 4 बहनें हैं, माँ बाप दुखी हैं। छिंदवाड़ा से पकड़े गए डॉक्टर कमाल और जाकिर नायक पर बेटे को बरगलाने का आरोप लगाते हैं। लेकिन मुझे लगा अब मैं थक गया। कहते हैं बेटा 2010 में सीरिया जाना चाहता था। घर में कई बार विवाद हुआ। 2010-11 में जाकिर नायक का एक खास आदमी भोपाल आया, उसका स्वागत किया गया। दोनों पति पत्नी को कुछ पढ़वाया गया और जश्न मनाया गया। कहा गया अब आप मुसलमान हो। 2014 में बहू बुर्का पहनकर आ गई, तब उन्हें पिता ने घर से निकाल दिया। सबसे पहले उसने ये मुझसे बात कही, जब बातें करते करते वो थोड़ा पटरी से उतरता था, कि मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ और मैं ध्यान करता हूँ बैठ करके। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे घर में मेरे विचार, मेरी परंपराओं के खिलाफ जा रहा है। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश करी। जब हद से ज़्यादा हो गया तो मैंने कहा अपन साथ नहीं रह सकते। मैंने उसे 2014 में निकाल दिया। बस ये की प्रार्थना है मेरी, आपसे विनती है, आप मेरे लड़के को आप इन आतंकियों से निकालें। वो आतंकी नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा है, भाई फोर्स कर रहा है, भाई जबरदस्ती बना रहा है, भाई ब्लैकमेल कर रहा है। ये एक माँ है और ऐसी कई माएँ हैं जिनका यही कहना है कि उनका बेटा, चाहे वो किसी इस्लाम के नाम वाला हो, चाहे किसी और नाम का हो, उनका यही कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है। कानून की अपनी दलील है, तय अदालत को करना है कि किसकी गलती है और कौन बेगुनाह है। एनआईए की अदालत ने हिजबुत तहरीर एचयूटी से जुड़े 5 और सदस्यों को पुलिस रिमांड पर 19 मई तक भेजा है। आरोपियों की पहचान हैदराबाद निवासी मोहम्मद सलीम, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अब्बास अली, शेख जुनैद और मोहम्मद हमीद के रूप में हुई है। तेलंगाना पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर उन्हें 9 मई को गिरफ्तार किया था। बाद में इन आरोपियों को भोपाल लाकर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों में से 5 को हिंदू से मुस्लिम बनाया गया था, जिसमें मोहम्मद सलीम पहले सौरभ राजवैद्य, अब्दुल रहमान पहले देवी नारायण पांडा और मोहम्मद अब्बास अली पहले बेनू कुमार शामिल हैं। 9 मई को मध्य प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस ने राज्य के 2 अलग अलग जिलों से एचयूटी से जुड़े 11 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया था। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश एटीएस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों ने राज्य में अपना कैडर बनाना शुरू कर दिया था। उनका मकसद देश की शासन प्रणाली को इस्लाम विरोधी बताकर नौजवानों को संगठन से जोड़ना था। संगठन के सदस्य लोगों को भड़काकर हिंसा फैलाकर खिलाफत कायम करना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुपचुप जंगलों में जाकर क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग, निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते थे। हैदराबाद से लोग आकर उन्हें ट्रेनिंग देते थे। आपस में बातचीत के लिए वो डार्क वेब के ऐप जैसे रॉकेट चैट, थ्रीमा का उपयोग करते थे। वो ऐसे युवकों की पहचान करते जो थोड़े हिंसक प्रवृत्ति के हों, संगठन के लिए जान देने से भी जो न हिचकें। बैरसिया से कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने हलफनामा देकर कहा कि 2016 से अदानी ग्रुप की किसी भी कंपनी की जांच नहीं चल रही है। दरअसल सेबी ने हिंडनबर्ग की जांच के लिए 6 महीने मांगे थे,
इस पर याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया था कि 2016 से जांच चल रही है तो सेबी को और समय क्यों चाहिए। सेबी ने इसी का जवाब देते हुए कहा कि जिन 51 कंपनियों के GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स की जांच चल रही है उसमें अडानी समूह की कोई कंपनी नहीं। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव की यह रिपोर्ट। हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने एक जवाबी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और कहा है कि वो 2016 से अदानी समूह की कंपनियों की जांच नहीं कर रहा है। उसने ये भी कहा है कि याचिकाकर्ता के ये आरोप पूरी तरह तथ्यात्मक रूप से निराधार हैं कि सेबी 2016 से अदानी कंपनियों की जांच कर रहा है। सेबी ने ये कहा है कि वो जांच GDR मामले में थी जो 51 कंपनियों के खिलाफ थी और इन 51 कंपनियों में कोई भी कंपनी अदानी समूह की नहीं थी। साथ ही साथ इससे पहले सेबी ने 6 महीने का वक्त मांगा है सुप्रीम कोर्ट से ये जांच पूरी करने के लिए। तब याचिकाकर्ता ने कहा था कि 6 महीने का वक्त क्यों चाहिए, 2016 से ही सेबी अदानी समूह की कंपनियों की जांच कर रहा है। यहाँ पर सेबी ने हलफनामे में इस बात को निराधार बताया है और आगे कहा है कि जो देश और विदेश से डेटा और सूचनाएं मिलेंगी उनका मिलान करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो दस्तावेज हैं उनका भी विश्लेषण करना होगा निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। साथ ही साथ 6 महीने का वक्त और चाहिए और इसलिए चाहिए क्योंकि निवेशकों और शेयर बाजार पर कोई इसका गलत असर ना पड़े, उनका हित सुरक्षित रहे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी तरीके से इस मामले में पूरा इंसाफ हो सके इसकी वो कोशिश कर रही है और पूर्ण तथ्यों की जानकारी के बिना कोई निष्कर्ष निकालें या गलत निष्कर्ष निकालें या समय से पहले कोई निष्कर्ष निकालें उससे पूरा इंसाफ नहीं होगा। इसलिए 6 महीने का वक्त उसे और चाहिए। दरअसल 12 मई को CJI ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने याचिकाकर्ता को सेबी की विफलता बताने पर फटकार लगाई थी और कहा था कि सीधे सेबी पर आरोप मत लगाइए, हमने इसके लिए कमेटी बनाई है और ऐसे आरोप लगाने से इसका असर सीधे तौर पर बाजार पर पड़ता है, ये चीफ जस्टिस ने कहा था। और अब अगली सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आखिरकार कितना वक्त सेबी को जांच पूरी करने के लिए दिया जाए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। तो इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को होगी। खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।